सैनी आपकी इकोनॉमिक्स की टीचर। आज मैं आपको क्लास 12 बाजार संतुलन पढ़ाने जा रही हूँ। इसकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम यहाँ पे करेंगे। तो आइए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन पे। तो बच्चों यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, संतुलन मूल्य किससे निर्धारित होता है। तो जैसे हमने बात की संतुलन मूल्य की, तो हम देखेंगे कि जो बाजार बल है और मांग है उनकी आपूर्ति से, यानी कि सप्लाई बराबर हो जाती है जब डिमांड के, तब वहाँ पे संतुलन मूल्य स्थापित हो जाता है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। जब मांग और आपूर्ति बराबर होती है तो संतुलन मूल्य बनता है। हमने ये पढ़ा था कि जब मांग यानी कि डिमांड और आपूर्ति यानी कि सप्लाई बराबर होती है तो संतुलन मूल्य बनता है। देखो एक छोटे से ग्राफ में आपको बताती हूँ। मान के चलो ये हमने एक ग्राफ बनाया है, ओ एक्स पे हमने क्या ले लिया, कोई मात्रा ले ली, ठीक है, और इधर ओ वाई पे हमने कोई मांग ले ली, ठीक है। अब बच्चों मान के चलो मैंने डिमांड यहाँ पे, यानी मेरी डिमांड बढ़ती जा रही है, तो मैंने कुछ ऐसा वक्र बना दिया। अब यहाँ पे सप्लाई है, सप्लाई की पूर्ति कुछ इस प्रकार से हो रही है। तो यहाँ पे जहाँ ये डिमांड और सप्लाई एक दूसरे को काट रहे हैं या प्रतिच्छेद कर रहे हैं, वहाँ पे तो मेरी ये मात्रा निर्धारित हो जाती है और वहाँ पे मेरी ये डिमांड के आधार पे क्या निर्धारित हो जाता है, कीमत निर्धारित हो जाती है। तो मैं यहाँ पे ओ वाई को मांग भी ले सकती हूँ या मैं इसको यहाँ पे कीमत लिख देती हूँ। तो ठीक है, तो ये जहाँ पे प्रतिच्छेद कर रहा है उसके सामने जो मूल्य आता है या फिर उस प्रतिच्छेद बिंदु पर जो मूल्य आता है जहाँ डिमांड और सप्लाई बराबर है, उससे हम संतुलन मूल्य कहते हैं। आइए अगला है हमारा, बाजार संतुलन के अध्ययन का उद्देश्य क्या है। तो बच्चों बाजार संतुलन के अध्ययन का, बाजार संतुलन कब होता है, जब डिमांड बराबर होती है सप्लाई के। तो इसके अध्ययन का उद्देश्य क्या है, मूल्य निर्धारण को समझना। आगे है, आपूर्ति में कमी से संतुलन मूल्य बढ़ता है। आपूर्ति में कमी से यानी जब सप्लाई के अंदर कमी होती जाएगी तो इससे क्या होगा, मूल्य बढ़ेगा। यानी कि बाज़ार में अब उस किसी भी वस्तु की जिसकी पूर्ति कम हो रही है, उसकी पूर्ति तो कम हो रही है लेकिन मांग ज़्यादा है। तो मांग ज़्यादा होने की वजह से और पूर्ति कम होने की वजह से यहाँ पे मूल्य जो है वो बढ़ जाता है, यानी महंगाई हो जाती है। मांग और आपूर्ति का सिद्धांत किस पर आधारित है। बच्चों मांग और आपूर्ति का सिद्धांत मूल्य निर्धारण पर आधारित है। आगे पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, आपूर्ति वक्र का ढाल कैसा होता है। तो बच्चों आपूर्ति वक्र का ढाल यहाँ पे पूछा है, तो आपूर्ति वक्र का ढाल हम बनाते हैं। तो कुछ हमको आपूर्ति वक्र का ढाल इस तरीके सा दिखता है, यानी कि ऊपर से ऊपर की ओर ये ढाल बढ़ता है और नीचे की ओर कौन सा जाएगा, हमारा यहाँ पे मांग वक्र, ठीक है। तो ये डिमांड हो गया और ये हमारा पूर्ति हो गया, जो कि पूर्ति कहाँ जा रहा है, ऊपर की ओर। आइए आगे चलते हैं, मांग वक्र का ढाल कैसा होता है। तो जैसे अभी हमने ग्राफ में पढ़ा कि मांग वक्र का ढाल होता है नीचे की ओर। आइए अब देखते हैं, अदृश्य हाथ किसने कहा। तो बच्चों जो बाज़ार के अंदर एक ऐसा हाथ जिसे अदृश्य हाथ कहते हैं, ये कल्पना या फिर ये संकल्पना दी थी एडम स्मिथ ने। और उन्होंने क्या कहा था, अगर कभी भी मान के चलिए डिमांड बढ़ रही है और सप्लाई यहाँ पे बढ़ रही है या डिमांड घट रही है, सप्लाई घट रही है, तो कुछ ऐसा अदृश्य हाथ काम करता है जहाँ पे सप्लाई और डिमांड दोनों क्या हो जाती है, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है और वापस से मूल्य संतुलित हो जाता है। न्यूनतम मूल्य का उदाहरण क्या है। तो बच्चों न्यूनतम मूल्य का उदाहरण है कृषि उपज पर न्यूनतम समर्थन मूल्य, यानी कि एमएसपी, यानी जो भी कृषि उपज है उनके ऊपर सरकार न्यूनतम मूल्य निर्धारित कर देती है। जैसे मान के चलो 1 क्विंटल गेहूँ यहाँ पे 10,000 का मिलेगा, ठीक है। तो इससे कम 1 क्विंटल गेहूँ नहीं मिलेगा, यानी सरकार ने क्या निर्धारित कर दिया, न्यूनतम मूल्य निर्धारित कर दिया। आइए बढ़ते हैं, मूल्य सीमा का उदाहरण क्या है। बच्चों मूल्य सीमा यानी कुछ वस्तुएं ऐसी होती है, जैसे मान के चलिए हमने कोई सोना ले लिया, ठीक है, यहाँ पे सोने के दाम बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन सरकार ने अब एक निर्धारित कर दी कि ये इससे ज़्यादा मूल्य अब नहीं लिया जाएगा। तो अधिकतर तो ये कैसा होता है, ये ऐसी आवश्यक वस्तुओं के लिए होता है। जैसे मान के चलो यहाँ पे कोई सब्जी है, ठीक है, और कोई सब्जी के दाम यहाँ पे बढ़ रहे हैं, तो कोई हर
उस सब्जी को लेना हर किसी के बस की बात नहीं है। तो सरकार क्या करती है, उस सब्जी की जो वो आवश्यक सब्जी है उसकी एक मात्रा, मूल्य की मात्रा निर्धारित कर देती है कि अब इससे ऊपर कोई भी पैसे इनसे नहीं लिए जाएंगे, यानी कि यहाँ तक एक अधिकतम सीमा तक आप ग्राहकों से पैसे ले सकते हो। तो मूल्य सीमा का उदाहरण हो गया आवश्यक वस्तु पर सरकार द्वारा तय अधिकतम मूल्य। आइए आगे है, न्यूनतम मूल्य से कौन सी समस्या उत्पन्न होती है। तो बच्चों, न्यूनतम मूल्य से वस्तु की अधिकता हो जाती है। आगे है, मूल्य सीमा में कौन सी समस्या उत्पन्न होती है। तो मूल्य सीमा जब लगा दी जाती है तो काला बाजारी की समस्या उत्पन्न होती है। मांग और आपूर्ति में अंतर होने से क्या बनता है। हमने देखा है मांग और आपूर्ति में जब भी असंतुलन हो जाएगा तभी क्या हो जाएगा, मूल्य निर्धारित नहीं हो पाता। तो मांग और आपूर्ति में अंतर होने से असंतुलन की स्थिति हो जाती है। इसलिए हमेशा जो मांग है और आपूर्ति है वो हमेशा कैसी होनी चाहिए, संतुलित होनी चाहिए, ताकि हम मात्रा और कीमत दोनों का निर्धारण कर सकें। तो उम्मीद करती हूँ प्यारे बच्चों आपको ये भाग बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अगली कक्षा में हम अपने अगले भाग के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, और नए नए वीडियोस के लिए आप यहाँ पे सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, जिससे मैं मोटिवेट होकर ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस आपके लिए बनाऊँ। तब तक के लिए धन्यवाद।